हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज एक प्यारा सा फिर से लेक्चर लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी और बीए सेमेस्टर 1 वाले बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स ऑनर्स रखा है, या फिर उनका एक पेपर मैथ है, यानी कि सब्सिडरी पेपर कह सकते हो। एमजेसी मतलब ऑनर्स पेपर मैथ हो, एमआईसी मतलब सब्सिडरी पेपर मैथ हो, तो उसके लिए मैट्रिक्स का बेहतरीन सा लेक्चर आपके सामने हाजिर है। और इस मैट्रिक्स के अंदर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर का पीवाईक्यू, मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर का पीवाईक्यू 2023 का। इस एग्जामिनेशन में जो भी मैट्रिसेस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस सभी क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूं कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस ऐप के माध्यम से आप 11 12 और बीएससी की पढ़ाई बड़ी कम कॉस्ट में और आसान लैंग्वेज में कर सकते हैं। हमारे ऐप पर लाइव कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल है। हर एक कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर अवेलेबल है। आप कभी भी टीचर के साथ चैट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि फ्री कंटेंट में आपको मिल जाएगा बीएससी में पढ़ने वाले जितने बुक्स हैं उनका पीडीएफ, पीवाईक्यू एंड यूट्यूब पे जो हमारी क्लासेस चलती है उन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स। और जरूरी बात चलूं कि अगर आप बीएससी में सेमेस्टर में किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग्स करते हैं, तो आप कदापि ये नहीं सोचिए कि आप मुंगेर यूनिवर्सिटी से सिर्फ मुंगेर का पीवाईक्यू देखेंगे तो अपना काम बन जाएगा। नहीं, आपको बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो आप इसका पीवाईक्यू जरूर देखिए, सभी यूनिवर्सिटी का देखिए, और एक इसका प्रॉपर एक नोट बनाइए, ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग। और जैसे आपका सारे यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा, तब आपके पास जो मैट्रिक्स का या जो भी आप हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जितना भी है यूनिट्स, सबका एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा, जो आपके लिए एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन यानी कि गेस क्वेश्चन का कलेक्शन कहलाएगा वो। समझ रहे हैं बात को? स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ऑब्जेक्टिव में। पहला क्वेश्चन में डायगोनल एंट्रीज मतलब डायगोनल में जो एलिमेंट्स होता है, इसका एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का, एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का वो कैसा होता है। एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है, एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है, वो डायगोनल एलिमेंट्स या तो जीरो होता है, या फिर आप कह सकते हो यहां पर से प्योरली इमेजिनरी होता है। क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी होता है। प्योरली इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स ना नहीं, आयोटा वाला सिर्फ होगा या जीरो होगा। तो इसमें अगर आप देखें ऑप्शन में तो जीरो अवेलेबल है, सिर्फ आयोटा वाला नहीं है अवेलेबल, जीरो अवेलेबल है। ठीक, हाँ। ऑप्शन आता है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन में आता है सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2/2 कैन नॉट बी। 2/2 का मैट्रिक्स का रैंक कभी भी क्या नहीं हो सकता है? रैंक या तो 2/2 का हो या 3/3 का हो, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। रैंक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऑर्डर से रैंक निकल के आता है, तो रैंक कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, चाहे वो 2/2 मैट्रिक्स का हो या 3/3 का हो या 4/4 को। कैन नॉट बी मतलब क्या नहीं हो सकता है इसमें से, तो भैया निगेटिव नहीं हो सकता। अब अपने पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, बाकी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में कहता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब ये जो अपने पास टर्म्स का लिस्ट है, इसको डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, मतलब डिफिनीशन भी दीजिए और एग्जाम्पल भी बताइए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, एस्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कुल मिला कहा हो तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स का जो जानदार का डिफिनीशन, मतलब जितना मेन पार्ट है उसी का डिफिनीशन आपको पूछ लिया गया है यहाँ पर। इसमें से कुछ बेसिक भी है, ये दोनों तो 12th वाला ही है आपका, बाकी चीज नया है। तो बारी बारी से हम डिफाइन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर आ रहा है सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक तभी होता है जब उसका ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। आपने हमारा मैट्रिक्स का जो है प्लेलिस्ट देखा होगा, उसमें हमने पूरा का पूरा मैट्रिक्स कंप्लीटली पढ़ा दिया है, उसमें भी ये डिफिनीशन आप देखे होंगे। मीन्स
ए बराबर अगर ए आई जे है, इसका ऑर्डर एन बाई एन है, तो ए ट्रांसपोज होता है इसका ए जे आई ए एन बाई एन। और हमें कह रहा है ए ट्रांसपोज बराबर ए होना, इसका मतलब ए जी आई ए बराबर ए आई जे। ये बेसिकली कहा जाता है कंप्लीट पार्ट हुआ डिफिनीशन का पार्ट। अब इसका एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो एग्जाम्पल देंगे तो कुछ ऐसा देंगे कि ए बराबर हमने लिया, यहाँ पर छोटा छोटा मैट्रिक्स लेकर एग्जाम्पल देंगे, बहुत बड़ा मैट्रिक्स लेने की आवश्यकता नहीं है, लेना है तो ले सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है उसके लिए। यहाँ पर डायगोनल में कुछ भी रख देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ जो रखना उसी का वही सेम एलिमेंट यहाँ रखना है। यहाँ पर आपने रख दिया, यहाँ पर मान लो 4 रख दिया तो यहाँ भी 4 रख लेना, यहाँ रख दिया आपने 2 तो यहाँ भी 2 रख लेना। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। डायगोनल में कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस दोनों को सेम रखना है, इस दोनों को सेम रखना है, डायगोनल को ऊपर नीचे वाला सेम। इसका मतलब आप यहाँ पर से कह सकते हो कि ए ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, 1 माइनस 2 4, 1 माइनस 2 4, उसके बाद माइनस 2 3 एंड 2, उसके बाद 4 2 एंड 5। ये आपके ए के बराबर हो गया, ए ट्रांसपोज बराबर ए। तो हमने यहां पर से प्रूव भी कर दिया कि ए यहां पर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ए इज सिमेट्रिक। उसके बाद बात करते हैं सर एसक्यू सिमेट्रिक का। एसक्यू सिमेट्रिक क्या होता है सर, एसक्यू सिमेट्रिक क्या होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एसक्यू सिमेट्रिक कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज जो है उसी के निगेटिव के बराबर हो। ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, यानी कि ए आई जे अगर मैट्रिक्स ए के एलिमेंट का नाम है तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए जी आई ए, ऑर्डर एन बाई एम है। ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए लिख सकते हैं, ए जे आई बराबर माइनस ए आई जे लिख सकते हैं हम। इसमें एसक्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लिखते समय आपको थोड़ी सी बातें ख्याल रखनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स इसका आपको हमेशा 0 रखना है, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा इसका 0 रखना है। और यहाँ 1 तो यहाँ -1 रखना है, यहाँ पर 2 रखिएगा तो यहाँ -2 रखिएगा। ये अगर अपने पास में 3 है तो ये हो जाएगा अपने पास -3। अब इसका ट्रांसपोज निकाल के देखिएगा, 0 1 2 है, -1 0 -3 है, -2 3 एंड 0 है। इसमें से चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो, मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लोगे तो सारा एलिमेंट में से माइनस कॉमन हो जाएगा। 0 1 2 है, 1 0 -1 0 -3 हो जाएगा, -2 3 एंड 0। वापस ए आ चुका है लेकिन माइनस के साथ, तो आप यहां पर से बोल पाओगे, इसीलिए ए इज एसक्यू सिमेट्रिक, ए इज एसक्यू सिमेट्रिक। अगला अपने पास में आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। जो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो रियल नंबर पे काम करता है, मतलब रियल एलिमेंट्स पे काम करता है, उसका एलिमेंट्स रियल नंबर होगा उस पे काम करता है। बस हर्मिशियन और एसक्यू हर्मिशियन काम करता है किस पर, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पर काम करता है, मतलब उसके अंदर में एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो कोई भी अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जेड, ये कहलाएगा अपने पास में हर्मिशियन जब जेड स्टार बराबर क्या हो जाए, जेड हो जाए। जेड स्टार का मतलब ये होता है, जेड स्टार का मतलब होता है मेरे भाई, जेड स्टार का मतलब जेड कंजुगेट का ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज का कंजुगेट, ऐसा कंजुगेट का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कंजुगेट। इसका मतलब हम यहाँ से जेड बराबर देख रहे हैं, जेड आई जे है एन बाई एन, इसका मतलब हुआ कि भैया जेड स्टार मतलब कंजुगेट का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर लिया कंजुगेट चढ़ा दिया, बराबर किसके हो, जेड आई जे के बराबर हो। ये कंडीशन फुलफिल करता है तो भैया बन गया अपने पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में आपको डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। अब इसका मतलब ये होता है कि देखो, इसका मतलब अगर डायगोनल की बात करोगे तो Z11 की बात करो या आई आई कंजुगेट बराबर कितना, जेड आई आई, मतलब Z11 का मान जो है, Z11 का कंजुगेट Z11 के बराबर हो, का मतलब इसका हर्मिशियन का डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो रियल रखना है। हर्मिशियन का डायगोनल एलिमेंट्स को हमेशा रियल रखना है, क्योंकि कंजुगेट खुद के बराबर तभी होगा जब वो रियल होगा। इसका मतलब यहां पर से अगर हमने रख दिया सर 2 -1 एंड 5, अब यहां पर रख दिया हमने सर 2 + में 3 आयोटा,
इसका मतलब इसका कंजुगेट और निगेटिव यहाँ चलेगा। कंजुगेट निगेटिव का मतलब -2 प्लस में 3 आयोटा। इसका मतलब ये हो गया भाई, इसका कंजुगेट 2 - 3 आयोटा होगा। निगेटिव का, निगेटिव नहीं पॉजिटिव है, सॉरी 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 सॉरी। इसका कंजुगेट यहाँ लगा दो तो 2 - में 3 आयोटा। यहाँ पर हमने कह दिया सर आयोटा है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा अपने पास में आयोटा का माइनस, कंजुगेट यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ मैंने कर दिया 5। यहाँ लिखोगे 1 - में आयोटा, तो यहाँ चलेगा अपने पास 1 + आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर से ए स्टार निकालोगे, जेड नाम है जेड भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए भी चलता है। जेड स्टार निकालने का मतलब हुआ कि हर एक एलिमेंट का कंजुगेट करना है, उसका ट्रांसपोज करना है। इसका मतलब यहाँ से कंजुगेट करोगे तो ये हो जाएगा 2 का कंजुगेट 2 ही रहेगा, इसका कंजुगेट आ जाएगा 2 - में 3 आयोटा, इसका कंजुगेट आ जाएगा माइनस आयोटा। ये हो जाएगा अपने पास में 2 + में 3 आयोटा कंजुगेट में, ये 3 का 3 ही रहेगा, ये 1 + आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे तो इसमें आ जाएगा माइनस आयोटा, इसका कंजुगेट यही रहेगा, माइनस साइन चेंज कर देना, ये 1 - आयोटा, ये 5 का 5 सेम ही रहेगा। इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें रो को कॉलम बना सकते हैं। इसका मतलब ये बन जाएगा अपने पास में 2 और 2 - में 3 आयोटा, उसके बाद फिर आयोटा माइनस आयोटा, ये वाला। क्या सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ, 2 + में 3 आयोटा, ये हो गया 3, ये 1 - आयोटा, 1 + आयोटा, इसके बाद इसका आ जाएगा आयोटा, 1 - आयोटा और 5। तो वापस ए ही जेड ही देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा तो वही चीज यहाँ आ गया है। 2 2 + 3 आयोटा आयोटा, 2 - 3 आयोटा 3, 1 - आयोटा, इस प्रकार से। इसका मतलब हम कह सकते हैं जेड इज हर्मिशियन। अब एसक्यू हर्मिशियन क्या होगा, सेम होगा बट माइनस साइन के साथ होगा। ए कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एसक्यू हर्मिशियन इफ जेड स्टार बराबर में -z, मतलब ये बातें। ये हमें एक क्वेश्चन भी पूछा था इस पर, किसमें, इसमें ऑब्जेक्टिव में, कि एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के, एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल में एलिमेंट्स कैसा रहता है। तो डायगोनल में या तो रियल होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी होगा। एग्जाम्पल अगर लिखोगे इसका तो हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, जेड बराबर में हमने कह दिया, देखो भाई यहाँ पर से 0 लिख दिया हमने, ये 1 + आयोटा है, ये 2 - आयोटा है, तो यहाँ इसका कंजुगेट और माइनस, मतलब ऐसा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया 2 आयोटा, यहाँ लिख दिया मैंने 5 - 4 आयोटा। यहाँ पर इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा सर, 2 + आयोटा, माइनस लगाओ तो -2 - 2 आयोटा, -2 - आयोटा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, तो इसका कंजुगेट लगाओगे तो हो जाएगा 5 + आयोटा, लेकिन माइनस के साथ चलता है तो -5 - 4 आयोटा, और यहाँ पर हमने कह दिया कि 0 है। अब इसका कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे, जेड स्टार निकालोगे, मतलब कंजुगेट का ट्रांसपोज हो जाएगा 0 1 + आयोटा 2 - आयोटा। इसके बाद आ जाओगे -1 + आयोटा 2 आयोटा, कंजुगेट ले रहे हो तो ना, हाँ 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 सॉरी, कंजुगेट लेंगे तो साइन चेंज करते चलेंगे ना, कंजुगेट ले लो पहले। इसका मतलब 0 का 0 लिखोगे, 1 + आयोटा है तो 1 कंजुगेट लोगे तो 1 - आयोटा हो जाएगा, इसका कंजुगेट लगाओ 2 + आयोटा हो जाएगा। इसका कंजुगेट लगाओगे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1, यहाँ पर मैं थोड़ा गड़बड़ लिख रहा था, कंजुगेट सिर्फ लिखना, अभी ट्रांसपोज बाद में करना है। तो कंजुगेट का मतलब हुआ जो प्लेस पर एलिमेंट है उसी पर रखो, खाली आयोटा का साइन चेंज कर दो, आयोटा का साइन चेंज कर दो, आयोटा का साइन चेंज कर दो, आयोटा वाला का साइन चेंज कर दो, आयोटा वाला का साइन चेंज कर दो, इसमें आयोटा वाला का साइन चेंज कर दो, इसमें भी आयोटा वाला का साइन चेंज कर दो, इसका 0 का 0। अब इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज का मतलब हुआ अब रो को कॉलम बना के लिखो, हमारे पास आ जाएगा ये 0 1 - आयोटा 2 + आयोटा, उसके बाद -1 - आयोटा
-2 आयोटा, 5 माइनस में 4, 5 प्लस 4 आयोटा। उसके बाद यहाँ जाओगे तो -2 प्लस आयोटा, -5 प्लस 4 आयोटा और 0। ट्रांसपोज कर लिया जी सर। अब इस सभी में से माइनस बाहर खींच लीजिए। सब में से माइनस बाहर खींचने का मतलब हुआ इकट्ठा सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 तो +1 और प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये 1 -1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा, ये हो जाएगा अपने पास 5 माइनस 4 आयोटा, इसका हो गया 2 माइनस आयोटा, माइनस खींचोगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा और ये जी। आ रहा मैच कर रहा है इसके तरफ, मिल तो रहा है, एकदम सही मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया -z के बराबर, इसीलिए z इज स्क्यू हर्मिशियन। समझ रहे हैं बात को, एकदम बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम लोग सर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले इसमें डिफिनेशन एक और बाकी है ट्रांसपोज का, इसका डिफिनेशन बाकी है सर, सॉरी ट्रांसपोज बोल दिया मैंने, रैंक का डिफिनेशन बाकी था, रैंक का। ए नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इसी मैट्रिक्स ए का रैंक कहलाएगा नंबर आर, आर कोई नंबर है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m/n हो, मतलब कोई भी ऑर्डर का चलेगा मैट्रिक्स। इफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो एंड ईच माइनर ऑफ ऑर्डर r + 1 इज जीरो एंड डिनोटेड बाय r या फिर रो ए। मतलब कोई भी मैट्रिक्स अपने पास दिया है उसका रैंक r तभी होगा जब r ऑर्डर वाला कोई एक माइनर, माइनर का मतलब मैट्रिक्स से निकला हुआ डिटर्मिनेंट, माइनर नॉन जीरो हो और उससे ज्यादा ऑर्डर वाला जितना भी होगा सब जीरो हो। मतलब अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 तभी कहलाएगा जब 2 से ऊपर 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स का, 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स का जो माइनर होगा वो जीरो होना चाहिए सभी, और 2 ऑर्डर वाला माइनर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा माइनर हो जो जीरो नहीं होता हो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया ए, इसका एलिमेंट है 1 2 3 2 4 6 5 1 0 ऐसा। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर दिया अपने पास में कितना सर 3/3 है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3/3 का है जी सर, पहले इसका ही डिटर्मिनेंट निकाल लो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो उसमें से हम कोई एक रो या कॉलम को हटा के जो निकालेंगे डिटर्मिनेंट वो उसका माइनर कहलाता है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे, डिटर्मिनेंट इसका आ जाएगा अपने पास में 1 2 3 2 4 6 5 1 0। हम यहाँ से कह पाएंगे इसमें कि सर इसमें से जो है ना R2 का एलिमेंट 2 कॉमन हो सकता है, तो 1 2 3 है, इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये भी 1 2 3 बन गया। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो कि भैया इसका वैल्यू 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? जब डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कॉलम आपस में इक्वल हो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। R1 R2 दोनों का सेम है, इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया। अब माइनर निकालेंगे सर 3 ऑर्डर से कम वाला, मींस अब हम लोग यहां पर से बात करेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 2, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ ऑर्डर 2। 3 वाला अगर 0 हो गया है तो भैया 2 ऑर्डर वाला निकालोगे माइनर, मतलब इस ए मैट्रिक्स में से कोई भी 2/2 का एक डिटर्मिनेंट निकालो। जैसे मैं 1 2 और 2 4 पकड़ रहा हूं, 1 2 2 4, ये 4 - 4 आ गया भैया, 0 हो गया। तो बात खत्म हो गई क्या? नहीं, और कोई दूसरा पकड़ो, कोई भी दूसरा पकड़ के देखो। चलो 1 2 5 1 पकड़ते हैं, 1 2 5 1 1 2 5 1। अब यहां पर से 1 माइनस में लिखोगे 10, जो कि -9 हुआ, 0 के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब 2 माइनर, मतलब 2 ऑर्डर वाला जो माइनर है उसमें से एक डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा ऑर्डर वाला 3 ऑर्डर वाला 0 हो रहा था। इसका मतलब रैंक इसका अब 2 होगा। 2 वाला 0 नहीं हो रहा तो रैंक 2 होगा, इसीलिए रैंक ऑफ यहां पर से ए बोलेंगे तो वो हो जाएगा अपने पास में 2।
अब अपने पास अगला क्वेश्चन में यूजिंग मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना है। x माइनस 2y बराबर 10 सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस में 2y, जेड तो अपने पास है नहीं, इसमें तो 0 इंटू जेड बराबर 10। और उसके बाद बात करेंगे 2x प्लस में y प्लस में 3z इज इक्वल टू में 8 है। उसके बाद माइनस 0 इंटू एक्स फिर माइनस में 2y प्लस में z इज इक्वल टू 7, जिसका डिटर्मिनेंट अपने पास में जिसका जिस जो अपने पास में दिया हुआ है इक्वेशन, उसमें जिसका कोफिशिएंट अगर 0 दिया हुआ है और जो टर्म नहीं है वो टर्म लाने के लिए कोफिशिएंट 0 के साथ लगा दो। अब यहां पर से ए मैट्रिक्स निकाल लोगे। ए मैट्रिक्स अपने पास में क्या हो जाएगा सर? ए मैट्रिक्स अपने पास हो जाएगा 1 2 0। एक्स वाला कोफिशिएंट बनेगा पहला कॉलम मैट्रिक्स का, y वाला 2 1 माइनस 2 सेकेंड कॉलम, z वाला 0 3 एंड 1, और x बन जाएगा अपने पास में कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल x y z, और b बन जाएगा अपने पास में कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स 10 कॉलम मैट्रिक्स 10 8 और 7। सबसे पहला काम होगा डिटर्मिनेंट, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, तब फार्मूला मैट्रिक्स मेथड का x बराबर a इनवर्स इंटू b। यानी कि यहां पर से निकालोगे क्या सर? a का डिटर्मिनेंट, तो पहला ही कॉलम से एक्सपेंड कर दो, 1 रखेंगे, 1 माइनस में प्लस 6 हो जाएगा, 1 प्लस में 6, माइनस 2 रखेंगे तो उस केस में क्या होगा? इसको छोड़ देंगे, माइनस 2 और फिर 0, माइनस 2 माइनस 0, और लास्ट वाला तो अपने पास 0 है। ये हो जाएगा अपने पास 7 और माइनस माइनस प्लस 4, 7 4 11 हो गया। 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन। तो ये आपको करना भी नहीं है कि यूनिक सोल्यूशन का कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब ही नहीं है, सीधा बात बोल रहा है यहाँ पर से कि सॉल्व करो। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बोलता तो हम लोग दिमाग लगाते, वो भी लिख भी दिया है मैट्रिक्स मेथड, तब तो और आसान बात है कि भाई सॉल्यूशन होगा ही। बस आपको यहाँ पर अब कोफैक्टर सब निकाल लेना है। कोफैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पर से तो क्या बनेगा? कोफैक्टर्स का मतलब पहले फ्रेम तैयार करना होता है, हमने कई बार आपको चर्चा किया है। कोफैक्टर्स का फ्रेम तैयार करो। ये पहला रो अपने पास में तैयार है, दूसरा रो भी तैयार हमने कर लिया। उसके बाद तीसरा रो भी तैयार कर लो, A31 A32 A33। चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से इसको कंप्लीट करेंगे, अभी आधा अधूरा है। इन दोनों को ऐड करने पर सम संख्या आ रहा है 1 + 1 2, सम संख्या आता है इवन नंबर, तो प्लस में चलता है M11, ये हो जाएगा माइनस में M12, ये हो जाएगा माइनस में नहीं प्लस में M13, प्लस में M13, दोनों को जोड़ने पर माइनस में आएगा M21, ये आएगा प्लस में M22, ये माइनस में आएगा M23। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से, तो ये चलेगा प्लस में M31, माइनस में M32 और फिर प्लस में M33। चलो अब वैल्यू सब पुट करो। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? इसको हम लोग हटाएंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 6 7, यहाँ 7 लगा देंगे, फटाफट कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद जी इसको छोड़ेंगे, 2 माइनस में 0 मतलब 2, लेकिन यहाँ पर माइनस है, चलेंगे 0 के लिए इसको छोड़ देंगे अपने पास, -4 माइनस 0 तो -4। इसके बाद इसको छोड़ देंगे तो -2 और -0 -2 + 2 बन जाएगा। उसके बाद बात करेंगे सर हम लोग, इस पे चले आएंगे तो अपने पास है 1 माइनस 0 यानी कि 1, इसको छोड़ दिया हमने, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस में 0, तो -2 + 2 बन जाएगा, है ना। इसको छोड़ दिया हमने तो -2 - 0 यानी कि +2 हो जाएगा। थर्ड रो में चलेंगे, अपने पास इसको छोड़ेंगे, -6 - 0 -6 बचेगा। इसके बाद चलेंगे इसको छोड़ने के लिए, सेकंड एलिमेंट के लिए 3 - 0 यानी कि 3 हो जाएगा अपने पास, यहाँ माइनस भी है। M33 में इसको छोड़ देंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 4, 1 4 5,
हमने यहाँ पर सारे कोफैक्टर्स निकाले। पहले फ्रेम तैयार करोगे तो फटाफट लिख लोगे, और सभी वैल्यू एक साथ अलग अलग लिखना शुरू कर दोगे, तब चाहोगे लास्ट में हम ठीक कर लें तो फिर उसके बाद थोड़ा समय लगेगा, मतलब लास्ट में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। पहले फ्रेम तैयार करो, उसको फटाफट पुट करो। सिंपल लॉजिक है मेरा। अब आप लोग भी इस लॉजिक को अप्लाई कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एडज्वाइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हैं उसके ट्रांसपोज, यानी कि 7 - 2 और -4 को पहला रो बनाओगे। 7 - 2 एंड -4 को पहला रो। उसके बाद हम चलेंगे सर 2 1 2, 2 1 2। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर से तो -6 -3 और 5। अब इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या सीन बनेगा, ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो को पहला कॉलम बना देंगे। हमारे पास आ गया 7 - 2 एंड -4, 2 1 एंड 2, -6 -3 एंड 5। अब आपके सामने कहानी तैयार है। अब एडज्वाइंट मिल चुका है तो अब क्या करना है, हमें ए इनवर्स निकालना है, जो कि ए इनवर्स बराबर होता है, देयरफॉर ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। इसका मतलब यहां से हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू में 1/11 इंटू में एडज्वाइंट। एडज्वाइंट अपना यही रहेगा। आ गया सर। अब बस हमें आ जाना है x बराबर ए इनवर्स इंटू बी पे। तो x अपने पास रहेगा सर XYZ। ए इनवर्स तो अपने पास यही है, यही है ए इनवर्स। इंटू में लगा दोगे b, मतलब यहां पर से अगर कहा जाए तो 10 8 और 7, 10 8 और 7। बढ़िया। अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 1/11 हमारे पास आएगा सर 10 7 70, अब प्लस में 2 8 16, अब माइनस में 42, 7 6 42। इसके बाद आ जाओगे यहां पर से तो माइनस का 20, उसके बाद प्लस में 8, उसके बाद माइनस का 21, उसके बाद 4 रहेंगे 40, माइनस में अब प्लस में 8 दूना 16, और उसके बाद 2 7 5 35। ठीक है सर। तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना, 1/11। दोनों को ऐड करेंगे 86 आ जाएगा, 86 में से 42 माइनस कर लोगे, हमारे पास ख्याल से आ जाएगा 44 प्लस का। यस सर। उसका ये हो जाएगा अपने पास 21, -12 कर लो इसको, -12 और -21, यानी कि माइनस का 33। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लोगे तो 6 5 11, यानी कि 51। अब में से 41 घटा दो, 40 घटा दोगे तो हो जाएगा 11। हाँ सर। अब 11 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा सर 4 माइनस में 3 और 1। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 4, y का वैल्यू आ जाएगा -3, z का वैल्यू आ जाएगा 1। इसका मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -3, z का वैल्यू अपने पास आ गया 1। ये हो गया अपना आंसर। समझ रहे हो बात को, एकदम बढ़िया से समझ रहे हैं। तो इसमें एक और प्यारा सा क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल है सर, रैंक बताओ। ये जो मैट्रिक्स है इसका रैंक बताओ। रैंक निकालने का 3 मेथड होता है। सबसे पहला डिटर्मिनेंट वाला, दूसरा होता है एक्लन फॉर्म और तीसरा होता है नॉर्मल फॉर्म। डिटर्मिनेंट वाला मेथड अगर 3/3 से ज्यादा बड़ा मैट्रिक्स हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट वाला थोड़ा परेशान करता है, तो हम बोलेंगे या तो एक्लन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। हमारे पास में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एलिमेंट है सर अपने पास 2 4 2 4, 2 6 4 4, 4 8 6 8, 6 14 8 और 12। एक्लन फॉर्म में चेंज करिए। एक्लन फॉर्म में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन भी होता है कि आप रो में ही ऑपरेशन कर सकते हो, और दूसरी बात ये होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का झंझट रहता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है कि रो में ही करना है। इसे थोड़ा सा आपके पास क्या हो जाएगा कि भैया इतना ही एरिया में हमें काम करना है, इसी में काम अपना फैला लेना, काम खत्म कर लेना है। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में चेंज करोगे तो रो में भी कर सकते हो ऑपरेशन, कॉलम में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, तो वहां पर फिर और डिफिकल्टी हो जाती है। इसलिए हम बोलेंगे एक्लन फॉर्म में
बनाओ। एक्लेन फॉर्म में मैक्सिमम 0 आपको इधर से करना होता है, इधर से। क्योंकि यहाँ पर 4 रो है तो हम एक साथ 3 ऑपरेशन कर सकते हैं। तो R2 में ऑपरेशन कर देते हैं सर, R2 अब माइनस में R1। R3 में ऑपरेशन कर देते हैं, R3 में R3 माइनस में 2 इंटू R1। R4 में ऑपरेशन कर देते हैं, R4 में R1 R4 माइनस में 4 इंटू नहीं 3 इंटू R1। हमारे पास में आ जाएगा सर A इक्विवेलेंट टू, यहां पर से आ जाएगा पहला वाला रो में कोई चेंज नहीं, पहला वाला सेम टू सेम। 0 से 0 0 बनाते चलो, और क्या। इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा अपने पास में 0, इसको घटा देंगे अपने पास ये हो जाएगा 2, इसको घटा देंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 0। इसको घटा दीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई करके तो 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 8, ये भी 0, 2 से मल्टीप्लाई किया घटाया तो ये बन जाएगा 2, 4 6 में 4 गया तो 2, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई घटा दिए 0। इसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई घटाओगे ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई घटाओगे 0, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 16 तो -2 बचेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें तो 1 मिनट 3 से मल्टीप्लाई किया ना तो 3 से हो जाएगा 12, 1 मिनट लास्ट वाले में। हाँ देखो 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें तो हो जाएगा 4 या 12, 14 में से 12 गया तो 2, 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 8 में से 6 गया तो 2, उसका 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें तो 4 या 12 0। ज़्यादा भारी नहीं है, हमें लगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बड़ा सा है लेकिन बहुत आसान है। अब देखो R2 को डायरेक्ट घटा दो इसमें, ये 0 हो जाएगा, और ये नॉन जीरो रो है, इसका 1 होना चाहिए तो इसको 1 बना लेंगे हम लोग। R4 में ऑपरेशन करते, पहले R3 में कर देते हैं, R3 में ऑपरेशन कर देते हैं सर, R3 और 1/2 इंटू R3, इसको 1 बना लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, 1/2 इंटू R3। R4 में ऑपरेशन कर दिए, R4 माइनस में R2, 0 0 हो जाएगा। सही बात है, एकदम सही बात है सर। चलो यहां पर से कह सकते हैं A इक्विवेलेंट टू, यहां पर से देखा है तो 2 4 2 4, इसके बाद आ जाएगा 0 2 2 और ये 0, ये हो जाएगा अपने पास में सर 0 0 1 0, हो जाएगा अपना 0 0 0 एंड 0। और भी 0 बना सकते हैं सर, हमें इधर से ज्यादा 0 करने की आवश्यकता है, इधर से ज्यादा 0 करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप इसमें नॉर्मल फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम कहेंगे बेटर है अपना कौन सा एक्लेन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म भी बेस्ट है इसके लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना एकदम इजी है इसको, तो वो भी लगा सकते हो अपन, लेकिन चलो एक्लेन फॉर्म में ही खेल देते हैं। अब जो है हम यहाँ पर से देखेंगे कि सर हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना, इसको चाहिए 1 बनाना होगा, इसको 1 बनाना होगा, और उसके लिए तो 1 है, ये भी 1, ठीक है। इसका मतलब हम R1 में ऑपरेशन कर देते हैं सर, R1 में हाफ से मल्टीप्लाई, ताकि वो 1 बन जाए, हाफ इंटू R1। उसके बाद R2 में ऑपरेशन कर दिया, R2 में ऑपरेशन, वहां भी हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ इंटू R1 R2, ताकि ये और ये 1 बन जाए। एक्लेन फॉर्म का कंडीशन ये होता है कि कोई भी नॉन जीरो रो है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वो 1 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से हम ये कहेंगे A इक्विवेलेंट टू, तो ये देखो ये हो जाएगा अपने पास 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अपना 1, ये हो जाएगा अपना 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये भी 1 और ये 0 0 0 1 0 0 0 0। सही बात है, एकदम सही बात है। अब देखो इसको हम घटा के इसको 0 कर सकते हैं, इसको घटा के इसमें 0 कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, इधर अपने पास में 1 आ चुका है, इधर जितना ज्यादा 0 करोगे उससे कोई मतलब नहीं बनता है। अब इधर 1 है ना, इधर 0 करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना हुआ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो
कितना ऐसा रो है जो सारा एलिमेंट जीरो नहीं रखता है, नॉन जीरो रोज। सर 3 हुआ इसके अंदर में, कितना हुआ 3। ये पूरा जीरो है तो नॉन जीरो रो हो गया इसमें, बस ऊपर वाला बाकी 3 है। इसमें कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं हो जिस रो में, उसको नॉन जीरो रो बोलेंगे। इसीलिए यहां पर से बोलेंगे रैंक ऑफ ए बराबर हो जाएगा अपने पास में 3। अगर आप चाहो तो इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके बना सकते हो, हमने अपने थ्योरी में करवाया है इस चीज को। आप चाहो तो रैंक वाला एक वीडियो जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर में, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो मुंगेर यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा गया था, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ये इसके हिसाब से कंप्लीट हुआ। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आप अपने जितने भी मित्रगण हैं जो, या जो भी यूनिवर्सिटी, आपके यूनिवर्सिटी के मित्रगण पढ़ते हैं, या जो भी यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, उसमें जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये उन बच्चों के लिए सहयोग हो जाएगा जो बीएससी मैथमेटिक्स या बीए मैथमेटिक्स रखे हो, या कोई एक पेपर मैथमेटिक्स है तो उनके लिए सहयोग हो जाएगा और हमारे लिए एक सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात करते, तब तक के लिए बाय बाय।